हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं वो स्टैटिक जीके के बारे में होने वाले हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहिए। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? ये पहला क्वेश्चन हमारा है। पायरेटन द्वीप पर, रामेश्वरम द्वीप पर, गंगा सागर द्वीप पर या पोर्ट ब्लेयर पर? तो जो गंगा सागर द्वीप है या पोर्ट ब्लेयर द्वीप है, ये किस पर है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका पोर्ट ब्लेयर द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पोर्ट ब्लेयर के अंदर, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसी के अंदर पोर्ट ब्लेयर जो द्वीप है उसी पर स्थित है हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे झीलों का शहर कहा जाता है? किसे झीलों का शहर कहते हैं? भारत के अंदर किसे जो है लेक सिटी कहा जाता है? तो झीलों का शहर किसको कहते हैं? जयपुर को, नैनीताल को, उदयपुर को या श्रीनगर को? तो जो झीलों का शहर कहा जाता है, लेक ऑफ सिटी लेक जो कहा जाता है, तो किसे कहते हैं वो? तो जयपुर को, नैनीताल को, उदयपुर को या श्रीनगर को? तो लेक ऑफ सिटी किसे कहते हैं? तो उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर। उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को। नेक्स्ट हमारा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक, तो जो इंडिया डिवाइडेड के राइटर हैं वो कौन है आपके? तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, या हम कहें स्वतंत्रता के बाद जो बहुत सारे नेता होते हैं, तो उसके अंतर्गत आप देखोगे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी जाती है। और ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है? तो इंडिया डिवाइडेड ये लिखी गई है किसके द्वारा? तो ये लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके राइटर है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के। ठीक, नेक्स्ट हमारा, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? किसके द्वारा प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया है, ये पूछा गया है। जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनके द्वारा बहुत सारे एक्ट वगैरह, हमने कहा बहुत सारे कार्य किए जाते थे। तो ये जो प्रेस सेंसरशिप है, मतलब प्रेस पर थोड़ा सा प्रतिबंध जो लगाया जाता है, प्रेस की जो मॉनिटरिंग की जाती है उसको कहा जाता है प्रेस सेंसरशिप। तो प्रेस सेंसरशिप एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था, ये पूछा गया है। तो ये लागू किया गया था प्रेस सेंसरशिप बेली जली के द्वारा। बेली जली ने जो है प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था। ठीक है, तो आपसे बहुत पूछा जाता है किस गवर्नर के द्वारा प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? तो प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था बेली जली के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, पहली बार वंदे मातरम गीत कब गाया गया? पहली बार जब वंदे मातरम गीत गाया जाता है तो ये कब गाया गया है, किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया है और किस वर्ष गाया गया है? तो आप जानते हैं वंदे मातरम जो गीत है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है और ये आनंद मठ से लिया गया है। आप जानते हैं ना ये कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से, आनंद मठ से। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये लिखा गया है आपका जो वंदे मातरम गीत है। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, आपसे जब भी पूछा जाता है हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, तो हमारे राष्ट्रीय गीत का नाम वंदे मातरम है। और इसको पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में बना रहा, वो क्या कहते हैं, जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था वहां गाया गया था, कलकत्ता में, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और ये गीत कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। जिसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसकी रचना की गई है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्ला सयानी, रहमतुल्ला सयानी। ठीक, तो रहमतुल्ला सयानी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इतनी बातें याद रखिएगा, इतने सारे फैक्ट्स जो है यहाँ से आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया?
तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया, ये पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किस नेता के द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या भगत सिंह के द्वारा? तो भारत छोड़ो का नारा जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? ये भारत छोड़ो का नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया भारत छोड़ो नारा। दिल्ली चलो नारा, दिल्ली चलो नारा आप जानते हैं किसके द्वारा दिया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया जाता है। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ठीक, तो दिल्ली चलो नारा किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। और भारत छोड़ो का जो नारा दिया जाता है ये महात्मा गांधी के द्वारा। आप जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, 1942 के अंदर। ठीक, किस वर्ष? 1942 में। नेक्स्ट हमारा, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? आपको दिखाई देता होगा जब भी आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको दिखाई देता होगा कि बादल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है बादलों का तैरना। तो ये बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं जो हमको दिखाई देते हैं? तो बादल निम्न वायुदाब के कारण तैरते हैं, या निम्न आयतन के कारण तैरते हैं, निम्न भार के कारण तैरते हैं, या निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। तो आप जानते हैं बादलों का जो तैरना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो बादल आते जाते हैं आपको दिखाई देते रहते हैं, वो तैरते रहते हैं। तो वो जो है निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं आसमान में। किसके कारण? निम्न घनत्व के कारण बादल तैरते रहते हैं आसमान के अंदर। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो साबुन के बुलबुले, जो साबुन के बुलबुले बनते हैं, जैसा आप देखते होंगे डिटर्जेंट जो पाउडर होता है वो कपड़े वॉश करने का, या जो बहुत सारे सॉप होते हैं, जो बहुत सारे साबुन होते हैं नहाने वगैरह के, तो उसमें आप देखते होंगे वो बुलबुले बनाते हैं। तो बुलबुला जो बनता है, तो बुलबुला के अंदर का जो दाब होता है, वो जो वायु दाब होता है, वो किस प्रकार से होता है? वायुमंडल दाब से अधिक होता है। बुलबुले का दाब जो है वायुमंडल दाब से अधिक होगा, कि वायुमंडल दाब से कम होगा, या वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो जो बुलबुले बनते हैं उनका जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से जो है अधिक होता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा हमारा? पहला वाला, वायुमंडलीय दाब से अधिक। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक एक बुलबुले का दाब होता है, तभी तो बुलबुला बनेगा। जब वायुमंडलीय दाब से अधिक उसके अंदर का दाब होगा तभी तो बुलबुला बनेगा। ऐसे गुब्बारे जैसा बनता है बुलबुला, तो उसके अंदर का दाब ज़्यादा रहता है और वायुमंडल का दाब कम रहता है। तो बुलबुले का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा जो ये किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा ये मकाऊ की मुद्रा है। मकाऊ देश, मकाऊ। ठीक है, आप देखेंगे चाइना के पास एक कंट्री है, एक देश है, उस देश का नाम है मकाऊ, और ये पटाखा जो है उसी देश की मुद्रा है, पटाखा मकाऊ की। नेक्स्ट है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य, जो मुखौटा नृत्य होता है इसका संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी से, उड़ीसी से, मणिपुरी से, कथकली से? तो जो मुखौटा नृत्य होता है, ये मुखौटा नृत्य आप देखेंगे कथकली के अंदर, कथकली के अंदर मुखौटा नृत्य का प्रयोग होता है। मुखौटा लगाकर जो नृत्यांगना होती है वो मुखौटा लगाकर नृत्य करती है, और ये कथकली के अंदर होता है। कथकली, ये कथकली जो है आपका, ये कहाँ पर होता है? केरल के अंदर, केरल के अंदर। केरल का लोक नृत्य है कथकली, या कहें शास्त्रीय नृत्य है कथकली। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, और उसी के अंदर मुखौटा लगा के नृत्यांगनाएं जो है नृत्य करती हैं। ठीक है, तो तीन बातें याद रखिएगा, मुखौटा नृत्य कथकली से संबंधित है, और केरल के अंदर ये जो है कथकली शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप, तो राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, टेनिस से, फुटबॉल से, पोलो से? तो जो राधा मोहन ट्रॉफी होती है, जो राधा मोहन कप होता है, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है पोलो से है।
राधा मोहन कप किससे होता है, किस खेल में होता है? पोलो में होता है। पोलो से संबंधित एक ट्रॉफी होती है राधा मोहन कप। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में भैंसा दौड़ का आयोजन किया जाता है? भैंसा दौड़ कहाँ होता है? तो भैंसा दौड़ का आयोजन किस राज्य के अंदर होता है? उत्तराखंड के अंदर, कर्नाटक के अंदर, हरियाणा के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर? तो जो भैंसा दौड़ होता है, ये भैंसा दौड़ कहाँ होता है? तो कभी कभी आपसे पूछा जाए बैल बैल का दौड़, तो बैल का दौड़ जो होता है आप जानते हैं जल्लीकट्टू के अंदर होता है। और जल्लीकट्टू कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। जब भी पूछा जाए जो बैल का दौड़ होता है, वो जल्लीकट्टू एक जो उत्सव होता है, एक त्यौहार होता है जल्लीकट्टू तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पर वो जो है बैल दौड़ होता है, बैल का दौड़ होता है। और यहाँ पर जो होता है भैंसा दौड़ होता है। और भैंसा दौड़ कहाँ होता है? तो ये कर्नाटक के अंदर होता है भैंसा दौड़, कर्नाटक राज्य में भैंसा दौड़ होता है। और इस उत्सव का नाम है कंपाला। कंपाला कंपाला जो उत्सव है या त्यौहार है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है। और इसी के अंदर कंपाला के अंदर जो है भैंसा दौड़ का आयोजन किया जाता है कर्नाटक के अंदर। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, थाई पुषम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थाई पुषम त्योहार, तो जो थाई पुषम त्योहार होता है ये किस समुदाय के द्वारा और कहाँ पर मनाया जाता है? तो आप देखोगे जो थाई पुषम त्योहार होता है, थाई पुषम त्योहार ये तमिल लोगों के द्वारा, तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और थाई पुषम त्यौहार जो है केरल के अंदर प्रमुख रूप से ये त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे? केरल में थाई पुषम त्यौहार। तो थाई पुषम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल के अंदर तमिल समुदाय के लोगों के द्वारा थाई पुषम त्यौहार मनाया जाता है। आप इसमें देखेंगे तो जो है ये आप देखेंगे तो इसमें मुंह को जो है छेदा जाता है, एक तरफ से छेद कर सुई दूसरी तरफ निकाल दी जाती है। मतलब इस तरह की एक प्रथा है या परंपरा है इस त्यौहार के अंदर कि आप ऐसे जो मुंह है दांत के एक मतलब गाल के एक तरफ से सुई छेद कर गाल के दूसरी तरफ जो है सुई को निकाल दिया जाता है। ठीक है, आप अगर इसका वीडियो वगैरह देखेंगे इस उत्सव का तो आपको थोड़ा सा डर सा लग जाएगा, क्योंकि सुई से छेदा जाता है अपने गाल को, एक तरफ से छेद कर दूसरी तरफ के गाल से निकाल दिया जाता है। ठीक, ये पुरानी प्रथा है थाईपुसम त्यौहार के अंदर। तो थाईपुसम त्यौहार जो तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और इस थोड़ा थोड़ा मलयालम समुदाय के द्वारा भी लोग इसको मनाते हैं। तो ये त्यौहार कहाँ का है? थाईपुसम केरल का है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो जो हमारे सारे ग्रह हैं उन ग्रहों में देखेंगे तो किसी का घनत्व क्या है? ज्यादा है, किसी का घनत्व जो है कम है। तो किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है ये पूछा गया है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो हमारी पृथ्वी का है। हमारी पृथ्वी का घनत्व जो है सबसे ज्यादा है। तो पृथ्वी का घनत्व जो है सबसे अधिक है सारे ग्रहों में। और सबसे जो कम घनत्व है, कम घनत्व के मामले में शनि, कम घनत्व के मामले में कौन सा ग्रह है? तो शनि। तो शनि का घनत्व सबसे कम है और सबसे घनत्व ज्यादा किसका है? तो पृथ्वी का। तो सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? पृथ्वी। किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व है और शनि का जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अगला है, ब्लू मून क्या है? ब्लू मून की जो घटना होती है, तो ब्लू मून क्या है, इसमें क्या होता है, कैसी घटना होती है ब्लू मून के अंदर? मून जानते हैं चंद्रमा को कहा जाता है। तो ब्लू मून की घटना क्या है चंद्रमा से संबंधित? तो पहला विकल्प है हमारा महीने में आने वाला पहला पूरा चांद। दूसरा विकल्प है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। चांद का एक अन्य नाम, चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। तो ब्लू मून का अर्थ क्या होता है, ब्लू मून का मतलब क्या है? तो आप जानते हैं महीने में जब दो पूर्णिमाएं आती हैं, मतलब पूरी तरह से चंद्रमा जब पूरा दिखाई देता है, एक ही महीने में कभी कभी हमने कहा 2 बार पूरा दिखाई देता है। सामान्यतः क्या होता है, एक महीने में जो है एक बार जो है फुल मून होता है, जिसको फुल मून कहा जाता है या पूर्णिमा कहा जाता है। तो वो जो है आखिरी दिन होता है पूर्णिमा। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो कभी कभी महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद या 2 बार जब पूर्णिमा एक महीने में एक ही हमने कहा एक ही पक्ष में 2 पूर्णिमाएं घटित होती है एक ही महीने में,
दो पूर्णिमाएं घटित होती हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको ब्लू मून कहा जाता है, उस घटना को क्या कहते हैं, ब्लू मून। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, मतलब जिस दिन हमको चांद पूरा दिखाई देता है, उसका पूरा रूप दिखाई देता है। आप जानते हैं चांद छोटा सा होता है, फिर बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, तो एक बार क्या होता है, पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाता है। तो ये घटना जब 2 बार एक ही महीने में हो जाए उसको क्या कहा जाता है, उसको ब्लू मून की घटना कहा जाता है। तो महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ये जो है ब्लू मून कहलाता है। चलिए, कभी कभी सुपर मून की घटना होती है। तो सुपर मून में क्या होता है, सुपर मून में जब चंद्रमा, सुपर मून में जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है उस घटना को क्या कहते हैं, उस घटना को हम सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर मून। सुपर मून, हमने कहा जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे करीब होता है उस घटना को सुपर मून कहा जाता है। और इस दिन क्या होता है, चंद्रमा जो है 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला। तो पूछा जाता है सुपर मून की दिन जब घटना घटित होती है तो चंद्रमा 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है सुपर मून की जब घटना होती है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस जनजाति के परिवार में 1500 लोग से ज्यादा एक साथ रहते हैं। 1500 लोगों का परिवार, ऐसा भी होता है कि एक परिवार में 1500 लोग रह रहे हैं। तो किस जनजाति के परिवार में 1500 लोग एक साथ रहते हैं, ये पूछा गया है। थारू जनजाति, गोंड जनजाति, कोली जनजाति या संथाल जनजाति। तो आप देखेंगे एक साथ 1500 लोग या 1500 लोग से अधिक भी हो सकते हैं एक ही परिवार में रहते हैं, तो उसको कहा जाता है थारू जनजाति। थारू जनजाति में बहुत सारे लोग, मतलब इसको कहा जाता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। तो आपसे पूछा जाता है संयुक्त परिवार की प्रथा किस जनजाति में है, तो ऐसा भी प्रश्न बनता है। तो संयुक्त परिवार की प्रथा जो है थारू जनजाति में। संयुक्त परिवार का मतलब होता है बहुत सारे लोग एक साथ रहते हो। तो इस जनजाति में 1500 लोग या उससे ज़्यादा एक साथ रहते हैं, समूह में रहते हैं। ठीक है, तो थारू जनजाति, और ये थारू जनजाति आप देखेंगे तो तराई के क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे, तराई के क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। जैसे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, खासकर यूपी, बिहार, उत्तराखंड में जो शिवालिक के नीचे का क्षेत्र है, या गोरखपुर, महाराजगंज, ये जो सारे क्षेत्र पड़ते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, ये सारे जो क्षेत्र पड़ते हैं ये तराई के क्षेत्र कहलाते हैं। तो बिहार के कुछ क्षेत्र, मतलब नेपाल से जो जुड़ा हुआ बॉर्डर है, नेपाल से जो जुड़ा हुआ बॉर्डर है, वहाँ पर ये जो है ये जनजाति पाई जाती है थारू, जिसके अंदर 1500 लोग या इससे अधिक लोगों का समूह एक साथ रहता है, जिसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस जनजाति की महिला के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद पति चुनने का अधिकार होता है। पहले महिला जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, उसके बाद पति चुनती है। ठीक है, उसको अधिकार होता है कि वो चुनना चाहे तो चुने, और मतलब उसको ना चुनना चाहे तो ना चुने। ठीक, अगर उसको एक्सेप्ट करना चाहती है तो एक्सेप्ट कर सकती है, और हमने कहा उसको रिजेक्ट करना चाहती है तो रिजेक्ट कर सकती है। तो पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, उसके बाद पति चुनती है। ये कौन सी जनजाति में ऐसी प्रथा चलती है, ये पूछा गया है। बंजारा जनजाति, जौनसारी जनजाति, मुरिया जनजाति या भील जनजाति। तो आप देखोगे ये कौन सी जनजाति है, मुरिया जनजाति। मुरिया जनजाति के अंदर ये प्रथा पाई जाती है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद पति चुनने का अधिकार होता है। पहले कुछ दिन उसके साथ रहते हैं, उसके बाद उसको चुनने का अधिकार है, वो चाहे तो रिजेक्ट कर दे, वो चाहे एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो टेस्ट एंड ड्राइव कह सकते हैं आप, टेस्ट एंड ड्राइव इसको। चलिए, अगला है, सोते वक्त आरबीसी की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। सोते वक्त आरबीसी की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। तो अब जब भी देखोगे तो सोते वक्त क्या होता है, सोते वक्त ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के अंदर कम हो जाती है, ऐसी दशा में क्या होता है, आरबीसी की मात्रा में जो है कमी आ जाती है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, कमी आ जाती है आरबीसी की मात्रा में। तो सोते वक्त आप देखोगे तो आरबीसी की मात्रा में कमी आ जाती है,
आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। क्यों कम होती है? तो हमने ये आपको बताया कि जो है सोते वक्त ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है बॉडी के अंदर कम हो जाती है, उसी के चलते आरबीसी की मात्रा भी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया बीमारी किससे फैलती है? तो आप देखोगे चिकनगुनिया जो बीमारी होती है ये एक वायरल बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किससे होती है? वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ये किससे फैलती है? तो ये मच्छर से फैलती है चिकनगुनिया बीमारी, मच्छर से। तो ये जो संक्रमित मच्छर होता है, जो संक्रमित मच्छर होता है, ये हमने कहा जब व्यक्ति को काटता है और उससे जो है व्यक्तियों में हमने कहा ये चिकनगुनिया बीमारी जो है फैलती है। तो चिकनगुनिया बीमारी वायरल बीमारी है। ये इस वायरस का नाम होता है अरबो वायरस, अरबो वायरस। तो अरबो वायरस से ये बीमारी फैलती है चिकनगुनिया। कैसी बीमारी है? वायरल बीमारी, मतलब वायरस से होने वाली या विषाणु से होने वाली बीमारी है और ये मच्छर से फैलता है। चलिए अगला है, किस विटामिन का संश्लेषण जीवाणुओं द्वारा हमारे शरीर में होता है? किस विटामिन का संश्लेषण जीवाणुओं के द्वारा हमारे शरीर में होता है? कौन सा विटामिन है ये? तो आप देखोगे विटामिन के, विटामिन के का जो संश्लेषण, विटामिन के का संश्लेषण आंत में होता है। विटामिन के का संश्लेषण जीवाणुओं के द्वारा कहाँ पर होता है? हमारी आंत में। हमारी आंत में जीवाणुओं के द्वारा विटामिन के का संश्लेषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो आज के लिए हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के, जिसको आज हमने डिस्कस किया। तो आप देखोगे ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी देखोगे तो बहुत सारी परीक्षाओं में ये रिपीट करके पूछे जाते रहते हैं, ये बहुत बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज हमने इसको डिस्कस किया स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस को। तो अब हम अगले क्लास में मिलते हैं कुछ अन्य फैक्ट के साथ, अन्य स्टैटिक जीके के साथ, जो हमारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके होंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं अगले क्लास में। तो पूरा क्लास देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।